अध्याय 113 आरोहण। हो। जेमिनी 11 न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भूमिगत सुरंग से दहाड़ता हुआ निकला। इसकी इंजन शक्ति इन्फिनिट ट्रेन के पुराने RG-7F इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से कहीं अधिक थी। इसने तेजी से गति पकड़ी, इसकी गहरी गूंज विशाल सुरंग में प्रतिध्वनित होती हुई आगे बढ़ी। राघव पूरी तरह से केंद्रित था, एक सेकंड के लिए भी अपनी चौकसी कम करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ज्यादा दूर नहीं, वह अस्थायी पटरी थी जिसे उसने और कीकी ने जल्दी से मरम्मत किया था। यदि भूकंप ने उसे नष्ट कर दिया होता, तो उसके पास आपातकालीन ब्रेक लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। कीकी ने कॉकपिट की रेलिंग कसकर पकड़ रखी थी, उसकी निगाहें आगे की सुरंग पर टिकी थी, उसकी क्षमता तैयार थी। अचानक ढही हुई बाहरी दीवार दिखाई दी। आगे, कीकी चिल्लाई। वह किसी भी पल अपनी क्षमता को सक्रिय करने के लिए तैयार लग रही थी। हुश। सुरंग के उल्लंघन के किनारे पर एक शक्तिशाली वायुधारा हिंसक रूप से अंदर की ओर आ रही थी। बाहर कुछ विशाल हिल रहा था, करीब आ रहा था। राघव की आंखें सिकुड़ गईं। वह अस्थायी पटरी जिसे उसने और कीकी ने बनाया था, अभी भी बरकरार थी, भूकंप ने उसे नष्ट नहीं किया था। बिना किसी हिचकिचाहट के, राघव ने मैकेनिकल हॉट को पूरी गति पर धकेल दिया। हम तेजी से निकल रहे हैं। कीकी की आंखें हल्की सी चमक उठी, उसकी क्षमता ने पूरी ट्रेन को स्थिर करने में मदद करने के लिए घेर लिया। हुश। लोकोमोटिव के अस्थायी पटरी के ऊपर से गुजरते ही चिंगारियां उड़ीं। लोहे की प्लेटें मुड़ गईं, सहायक बीम टेढ़े हो गए, लेकिन वे बस उतनी देर तक टिकी रहीं। और ठीक उसी क्षण, जैसे ही ट्रेन उल्लंघन के पास से गुजरी, राघव और कीकी दोनों ने एक झलक देखी कि आगे क्या है। आंखों की एक विशाल पंक्ति उन्हें घूर रही थी। अंधेरे की गहराई में एक अकथनीय भयावहता देख रही थी। जैसे कोई जल जंतु रसातल में घात लगाए बैठा हो, उसकी खून जैसी लाल आंखें विशाल गियर जितनी बड़ी थीं। उस नज़ारे मात्र ने हवा को जमा दिया। राघव और कीकी ने महसूस किया कि एक अत्यधिक दम घोंटने वाला दबाव उन पर टूट पड़ा है। आह! कीकी चीखी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह क्या है? मुझे क्या पता? राघव ने दांत भींचे, उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। मृत्यु के करीब का आतंक उसकी नसों में दौड़ गया। मैकेनिकल हॉट अतिचालित सीमा तक धकेल दिया गया। राघव ने न्यूक्लियर लोकोमोटिव को उड़ने के लिए प्रेरित किया। भूमिगत शहर संख्या 9 के ऊपर, शापित चांद की भयावह चमक के नीचे, रसातल में विशाल छाया उठने लगी। उसका भूरा लाल, शल्कों से ढका शरीर धीरे धीरे उभरा। उसके मछली जैसे धड़ से गगनचुंबी इमारतों जितने बड़े, विशाल कीड़े जैसे पैर निकल रहे थे। उसके विकृत रूप के ऊपर अनगिनत मांस के लटकन एक भयानक मानव चेहरे में समाहित हो गए। गहराई से आया एक दानव, एक साकार दुष्स्वप्न। आओ! एक बहरा कर देने वाली, रसातल की दहाड़ भूमिगत शहर को चीरती हुई गुजरी। जमीन कांप उठी, खंडहरों पर जमा बर्फ हिमस्खलन में ढह गई। विशालकाय जीव ने अपने एक विशाल अंग को उठाया और भूमिगत शहर की दीवारों से टकरा दिया। सुरंग इन्फिनिट ट्रेन। बूम! इस टक्कर से पूरे शहर में कंपन हुआ, एक विशाल शॉकवेव आरोही सुरंग में तेजी से दौड़ गई। इन्फिनिट ट्रेन हिंसक रूप से कांप उठी। पहिए चरमराए, चिंगारियां उड़ी, छत से मलबा गिरने लगा। ट्रेन के अंदर, अश्विन और मम्पी चीखे। रजिता जमीन पर गिर गई, जबकि पूनम ने कंट्रोल पैनल को कसकर पकड़ा हुआ था। जैसे ही ट्रेन तेजी से पीछे हटी, धूल का एक मोटा बादल उन्हें घेर गया। लेकिन फिर भी, राघव की ट्रेन का कोई संकेत नहीं। राघव, राघव! उसने रेस्पोंडर को जोर से दबाया। घर्षण। एक पल के लिए, संचार बाधित हो गया। फिर, शिक्षिका पूनम, हमारे पास कितनी बैकअप शक्ति बची है? राघव की आवाज सुनाई दी। पूनम की आंखें झपकीं। उसने सिस्टम मॉनिटर पर नजर डाली। 15%। लेकिन चढ़ाई पर चढ़ने में बिजली तेजी से खत्म हो रही है, हम अधिकतम क्षमता पर चल रहे हैं। पकड़े रहो, मैं आ रहा हूं। इन्फिनिट ट्रेन के पीछे जेमिनी 11 एक काला बैंगनी लोकोमोटिव धूल के बादल से फटा, पागल गति से आगे बढ़ता हुआ। राघव की दृश्यता लगभग शून्य थी, भूकंप ने सुरंग को धुएं और मलबे से भर दिया था। रेस्पोंडर से रिया की शांत आवाज आई। क्या भूकंप ने उस जीव को जगा दिया? इस अराजकता के बावजूद, वह पूरी तरह से भावहीन लग रही थी, जैसे कि यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। कोई अंदाजा नहीं। राघव गुर्राया। लेकिन उस चीज ने हमें ढूंढ लिया। यह बाहर चढ़ने की कोशिश कर रहा होगा। रिया ने चुपचाप सिर हिलाया, उसकी उंगलियां तेजी से टाइप कर रही थीं। उसने भूमिगत शहर के सिस्टम में हैक कर लिया था और पहले से ही ट्रैक स्विच को GF4 में पुनर्निर्देशित कर रही थी। स्टेशन मार्गों को GF4 में समायोजित कर रही हूं। अगर तुम उन कोर 3 जैविक विज्ञान अनुसंधान डिब्बों को खींचने की योजना बना रहे हो, तो इससे समय बचेगा।
अच्छा, सब लोग पकड़े रहो, मैं तुमसे टकरा सकता हूँ। इस बीच जैमिनी 11 आर धूल अभी बैठी भी नहीं थी, फिर भी एक ज्वलंत विस्फोट ने अचानक ट्रेन के किनारे को अपनी चपेट में ले लिया। ये यहाँ है। कीकी की आंखें चमक उठी, उसकी क्षमता ने तुरंत ट्रेन को स्थिर कर दिया। सुरंग में आगे एक लाल भयावह आकृति दिखाई दी। ये लेवल 89 का लाल कंकाल भयावह था। ये किसी तरह इस सुरंग में उतर गया था और अब दीवारों से चिपका हुआ था, लोकोमोटिव पर आग उगल रहा था। इसे टक्कर मारो, कीकी चिल्लाई। इसे फिर से सांस मत लेने दो। जेमिनी 11 आर अभी तक कवच युक्त नहीं थी, इसका टाइटेनियम मिश्र धातु का शरीर टिकाऊ था, लेकिन राघव को डर था कि अगर गंभीर घटक लिफ्टों के नीचे पिघल गए, तो ट्रेन अपंग हो जाएगी। अगर वे अब टूट गए, तो वे मर जाएंगे। तुम भागो, लाल कंकाल भयावह ने एक विकृत मानव जैसी चीख निकाली। उसकी हड्डी की कीलें बढ़ गईं, उसकी झुलसी हुई खूनी भुजाएं ट्रेन पर झपटीं। इसने फिर से आग उगली। भाड़ में जाओ, कीकी गर्जी, उसकी आंखें चांदी की तरह चमक उठीं। उसके टेलीकाइनेटिक बल ने प्राणी को सुरंग की दीवार से टकरा दिया, उसे वहीं पिन कर दिया। उसके मुंह से निकली लपटें वापस उछल गईं, उसके अपने चेहरे को झुलसा गईं। बूम! पूरी सुरंग लाल गर्म हो गई, यहां तक कि दीवारें भी तीव्र गर्मी में पिघल गईं। आओ! गहन रसातल के दानव ने एक और धरती हिलाने वाली दहाड़ निकाली। राघव ने महसूस किया कि खतरा तेजी से बढ़ रहा है। कीकी, इसे पीछे फेंक दो। कीकी तुरंत समझ गई। अपनी कलाई के झटके से उसने लाल कंकाल भयावह को पीछे की ओर फेंक दिया। बूम! उनके पीछे की सुरंग ढह गई, और रसातल से आए विशालकाय जीव ने उस भयावह को चीर डाला। या कीकी ने एक विजयी जयकार की, फिर अचानक अपने हाथ हिलाए, कुछ वापस खींचते हुए। राघव मुड़ा। उसने राक्षस का सिर फाड़ दिया था। तुम मुझ पर आग उगलने की हिम्मत मत करना। तुम कर क्या रही हो? क्या? बर्बादी नहीं, जरूरतमंद नहीं। उसने खोपड़ी को कुचल दिया, एक मध्यम ग्रेड भयानक रक्त क्रिस्टल निकाल लिया। वह कॉकपिट की खिड़की की ओर भागी, हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। राघव देखता रहा, अवाक। तुमने जानबूझकर किया, है ना? कीकी ने सिर हिलाया। नहीं, ये बस मेरे हाथ में आ गया। सोचा क्यों न रख लूं। राघव। अध्याय 114, प्रोटोकॉल। वूश वूश वूश। जेमिनी 11 आर न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही आगे की चढ़ाई कम हुई, उसने गति पकड़ ली। राघव जानता था कि इसका मतलब है कि वे लेवल 65 माल ढुलाई रेल टर्मिनल तक पहुंच गए थे। वे इन्फिनिट ट्रेन को पकड़ने वाले थे। जैसे ही ट्रेन स्टेशन में घुसी, रोशनी ने आकृतियों की एक घनी भीड़ को उजागर किया। वे सभी ज़ोंबी और भयानक मानवीय सत्ताएं थीं। राघव ने एक सेकंड के लिए भी गति धीमी नहीं की। चर्रा क्रश। 290 मेगावाट जेमिनी 11 आर न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एक स्टील के जानवर की तरह दहाड़ा, संकीर्ण सुरंग और प्लेटफॉर्म गलियारों के भीतर हवा के दबाव को संपीड़ित कर दिया। ये काले बैंगनी बिजली के बोल्ट की तरह तेजी से आगे बढ़ा, जो अमृतों की भीड़ पर लुढ़क गया। प्लेटफॉर्म पर ज़ोंबी और भयानक सत्ताएं मुश्किल से ही अपनी ओर आती हुई चकाचौंध भरी रोशनी को समझ पाईं, इससे पहले कि वे तुरंत नष्ट हो गए ट्रेन के सामने और लोहे के पहियों के नीचे टुकड़े टुकड़े हो गए। छप! एक कार का कीड़ों के झुंड में तेजी से जाने की तरह खून विंडशील्ड पर छलक गया। मांस और आंतें विकृत नूडल्स की तरह शीशे पर चिपक गईं। कीकी मुंह मोड़ लिया, देखने में असमर्थ। राघव का दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत वाइपर चालू कर दिए। वहां क्या खड़ी हो? उन गंदी आंतों को शीशे से हटाओ। क्या तुम उन्हें आधी रात के नाश्ते के लिए बचा रही हो? ये सुनकर कीकी ने हताशा में आह भरी। ठीक है, ठीक है। उसने जल्दी से अपना हाथ लहराया, रुकावट को साफ करने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग किया। बूम बूम बूम। गहरे भूमिगत से सदमे की लहरें गूंजीं। आगे उनकी दृष्टि के क्षेत्र में प्रकाश की एक किरण दिखाई दी। वह इन्फिनिट ट्रेन है। जैसे ही उन्होंने गति बढ़ाई, वे उसे देख सकते थे। एक विशाल ट्रेन सुरंग के माध्यम से तेजी से ऊपर चढ़ रही थी। उसके काले कवच और आइसब्रेकर शील्ड ने एक विनाशकारी आभा बिखेरी। राघव। रेस्पोंडर से पूनम की आवाज आई। सुरंग के भीतर दोनों तेज गति वाली ट्रेनें करीब आईं। इन्फिनिट ट्रेन के बख्तरबंद जालों के माध्यम से राघव पूनम को अंदर से हाथ हिलाते हुए देख सकता था। मैं आ रहा हूं। अरे लड़की, मेरी मदद करो। राघव खड़ा हो गया, ट्रेन को धीमा करते हुए तेजी से खिड़की के बाहर 2 डिब्बे जोड़ने वाले खंभे का निर्माण किया। चूंकि इन्फिनिट ट्रेन के सामने वेल 03 हैवी गैस टरबाइन लोकोमोटिव में आइसब्रेकर शील्ड थी, राघव इसे आगे धकेलने के लिए पीछे से टक्कर नहीं मार सकता था। कीकी ने भी अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया, दोनों ट्रेनों की गति को स्थिर किया।
उनकी तेज गति युद्धाभ्यास के बीच जोड़ने वाले खंभे सफलतापूर्वक जुड़ गए। कनेक्शन सुरक्षित होने के साथ राघव ने मैकेनिकल हॉट को सक्रिय किया, बिजली रहित इन्फिनिट ट्रेन को सुरंग के माध्यम से ऊपर धकेलने के लिए एक जबरदस्त जोर उत्पन्न किया। रसातल का दानव। बूम! एक और भूकंप आया। उनके पीछे की सुरंग ढहनी शुरू हो गई, मिट्टी और मलबा नीचे गिरने लगा। ऊपर कंक्रीट की छत में दरारें पड़ गईं। ध्यान से, वह फिर से आ रहा है। रोआर! एक बहरा कर देने वाली दहाड़ भूमिगत शहर में गूंज उठी, एक बंद कक्ष के अंदर ढोल की तरह प्रतिध्वनित हुई। ध्वनि की शुद्ध शक्ति ने उपस्थित सभी लोगों की आत्माओं के माध्यम से कंपन भेजा, किसी में भी डर का एक अंश होता तो वे दहशत में गिर जाते। बूम! सुरंगें और फर्श चरमरा गए। दीवार का एक विशाल खंड ढह गया, जिससे बाहरी दुनिया उजागर हो गई। चांदनी सुरंग में प्रवाहित हुई। उस क्षण सभी ने इसे देखा, आंखों की एक विशाल पंक्ति उन्हें ऊपर से घूर रही थी, आकाश को ढकते हुए। इन्फिनिट ट्रेन में सवार अश्विन और मम्पी दहशत से पीले पड़ गए, उनकी चीखें डिब्बों में भर गईं। यहां तक कि रजिता और पूनम भी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए, उनके दिमाग खाली हो गए। ढहती भूमिगत शहर की दीवारें और फर्श के स्लैब नीचे गिरे, अपने साथ वाणिज्यिक क्षेत्रों और आवासीय क्षेत्रों के टूटे हुए टुकड़े लाए। मलबे के साथ साथ अनगिनत काली आकृतियां रसातल में गिर गईं। करीब से देखने पर पता चला कि वे भूमिगत शहर के ज़ोंबीकृत पूर्व निवासी थे, वे मूसलाधार बारिश की तरह गिर रहे थे। राघव का दिल ठंडा पड़ गया। कोई बच निकलने का रास्ता नहीं है। इस गहन रसातल के दानव के सामने भूमिगत शहर खुद भी एक चींटी के घोंसले जितना शक्तिहीन था। आत्मा विनाश प्रोटोकॉल। इन्फिनिट ट्रेन में सवार रिया शांत रही, उसके चेहरे पर कोई हलचल नहीं हुई। हालांकि भारी भूकंप ने उसे गिरा दिया था, वह जल्दी से वापस चढ़ गई और सिस्टम को फिर से संचालित करने लगी। श्रीमान राघव, उसकी आवाज रेस्पोंडर से आई। मैंने सुश्री कीकी के मोबाइल टर्मिनल पर एक सिस्टम बैकअप प्रोटोकॉल भेजा है। इसमें नंबर 9 भूमिगत शहर के 4 ऊर्जा कोर के लिए एक आत्मा विनाश अनुक्रम शामिल है। सैद्धांतिक रूप से हम इसका उपयोग लेवल 70 बैकअप कोर के विनाश को सक्रिय करने के लिए कर सकते हैं। चूंकि कोई उच्च स्तरीय प्राधिकरण जवाब नहीं दे रहा है, इसे ट्रिगर करने के लिए हमें केवल आंतरिक पुष्टि के लिए P4 स्तर की मंजूरी की आवश्यकता है। अगर यह काम करता है, तो हमें भागने के लिए कुछ समय मिल सकता है। ये सुनकर राघव की आंखें तेज हो गईं। उसने तुरंत कीकी की ओर रुख किया। कीकी ने जल्दी से अपना मोबाइल टर्मिनल निकाला और उसकी स्क्रीन पर प्रोटोकॉल लिंक को चमकते हुए पाया। ये वास्तविक है। यह एक एम्बेडेड सिस्टम प्रोटोकॉल है। मैं हैक करके P4 स्तर की मंजूरी को ओवरराइड कर दूंगी। जैसे ही उसने काम किया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर से सदमे में बदल गई। हे भगवान, ये जानबूझकर लक्षित विनाश घटना के लिए पूर्व क्रमादेशित किया गया था। ये सिर्फ कोर नहीं है, यह ऊपर के फर्शों को भी बंद कर देता है। राघव का दिमाग तेजी से दौड़ा। उसने एक अवसर महसूस किया। क्या तुम इसे सक्रिय कर सकती हो? इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, कीकी पहले से ही काम पर थी। कोई समस्या नहीं। मुख्य भूमिगत शहर प्रणाली बंद है, जिसका अर्थ है कि उप प्रणाली के पास उच्चतम अधिकार है। प्रोटोकॉल को मूल रूप से P5 स्तर की पुष्टि और उपग्रह और संघीय मुख्यालय से एक स्वीकृति की आवश्यकता थी, लेकिन चूंकि वे सक्रिय नहीं हैं, इसका मतलब है कि जब इस प्रणाली को स्थापित किया गया था, तब उन्होंने पहले ही उम्मीद कर ली थी कि भूमिगत शहर के नेता के पास इसके विनाश पर पूर्ण नियंत्रण होगा। ठीक है, बैकअप कोर नंबर 3 ऑनलाइन है। क्या हम इसे सक्रिय करें? हमारे पास कितना समय है? राघव ने तुरंत पूछा। 30 सेकंड, रिया ने रेस्पोंडर पर जवाब दिया। हमारी वर्तमान गति से विस्फोट से पहले हमारे पास 20 सेकंड होंगे, भागने के लिए पर्याप्त समय। भूमिगत शहर की मुख्य संरचना पहले ही ढह चुकी थी। हालांकि आत्मा विनाश अनुक्रम मूल रूप से केवल विशिष्ट मंजिलों को नष्ट करने के लिए था, वर्तमान स्थिति को देखते हुए पूरा शहर शायद विस्फोट का सामना नहीं कर पाएगा। यदि उन्होंने विस्फोट को ट्रिगर किया, तो सदमे की लहर एक श्रृंखला प्रतिक्रिया का कारण बनेगी, जिससे पूरी सुरंग ढह जाएगी। लेकिन कोर मेल्टडाउन एक पूर्ण परमाणु विस्फोट नहीं था, यह संरचनात्मक पतन को ट्रिगर करने के बारे में अधिक था। राघव के लिए यह उनके भागने का एकमात्र मौका था। बूम! एक और भूकंप आया, जो इस बात का संकेत दे रहा था कि गहन रसातल का दानव ट्रेनों की ओर भूमिगत शहर की दीवारों के साथ साथ करीब आ रहा था। समय नहीं बचा, इसे सक्रिय करो। राघव ने फैसला किया। कोई इंतजार नहीं था, अगर वे झिझकते, तो गहन रसातल का दानव उन तक पहले पहुंच जाता। भले ही वे सतह पर पहुंच जाते, कौन कहता कि राक्षस उनके पीछे नहीं आएगा। उन्हें जोखिम लेना ही था।
की तुरंत समझ गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने आत्म विनाश प्रोटोकॉल शुरू कर दिया। बैकअप कोर नंबर 3 आत्म विनाश प्रोटोकॉल सक्रिय। उल्टी गिनती 30 सेकंड। बीप बीप बीप। पूरे भूमिगत शहर में रोशनी चमकने लगी और बंद होने लगी। लेवल 70 से ऊपर अनुसंधान क्षेत्रों तक, गलियारों, कार्यालयों, हॉलों, वाणिज्यिक जिलों, औद्योगिक क्षेत्रों और आवासीय ब्लॉकों में लिफ्ट का संगीत और विज्ञापन शांत हो गए, फिर अचानक फिर से शुरू हो गए। 30, 29, 28। अध्याय 115, पलायन। कसकर पकड़ो, राघव ने रेस्पोंडर में चिल्लाया। उसकी आंखें खून से लाल थीं क्योंकि उसने अपने मैकेनिकल हॉर्ट को उसकी सीमा तक धकेल दिया था। जेमिनी 11R न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आगे बढ़ा, इसकी अपार शक्ति इन्फिनिट ट्रेन की शेष इंजन शक्ति के साथ मिलकर आरोही सुरंग के माध्यम से गति पकड़ रही थी। सुरंग की ठंडी हवा दहाड़ रही थी और ट्रेन एक और सील बंद मार्ग में जा घुसी। लेकिन गहन रसातल का दानव अपने शिकार को भागने देने वाला नहीं था। एक गरजती हुई गड़गड़ाहट ने सुरंग की दीवारों को हिला दिया। यह एक संकेत था कि कोई विशाल चीज उनका पीछा कर रही थी। राघव का दिल जोरों से धड़क रहा था। कोई नहीं जानता था कि अगले ही पल छत ढह जाएगी और उन सभी को भूमिगत शहर संख्या 9 के नीचे गहराई में दफन कर देगी, जिससे वे रसातल के भयावहता के लिए खून की भेंट से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएंगे। कीकी ने अपने दांत भींचे और राघव की बांह से चिपकी रही। उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त था। रोआर। एक बहरा कर देने वाली, धरती को हिला देने वाली दहाड़ फूटी, जिसने भूमिगत कंपन पैदा कर दिया। फिर भूकंप शुरू हुआ। चट्टानें और मलबा हवा में फट गए। राघव जानता था कि इसका क्या मतलब है। गहन रसातल का दानव आ चुका था। 10-9 लेवल 62 पर एक नया बना निजी अकादमी भयावह रूप से शांत खड़ा था। डेस्क उल्टे पड़े थे, बिखरा हुआ स्कूल का सामान फर्श पर पड़ा था। हॉलवे में ज़ोंबी बिना सोचे समझे घूम रहे थे, लक्ष्यहीन ढंग से दीवारों से टकरा रहे थे। 5-4 लेवल 56 पर आवासीय जिला भयावह शांति का एक दृश्य था। एक छोटी सी विंड चाइम, जिसे कभी सौभाग्य के लिए एक दरवाजे पर लटकाया गया था, अब कपकपी में जंगली ढंग से झूल रही थी। वाणिज्यिक जिले में सड़कें पूरी तरह से शांत थीं। नियॉन रोशनी और स्टोरफ्रंट संकेत अंधेरे में टिमटिमा रहे थे। 3-2-1 बूम। लेवल 70 के कोर में एक शानदार नीली रोशनी फूट पड़ी। एक चकाचौंध भरी सफेद गर्म विस्फोट प्रज्वलित हुआ, जिसने 10 मंजिलों में पूर्व स्थापित विस्फोटकों को विस्फोटित कर दिया। गर्मी और सदमे की लहरों ने भूमिगत स्तरों को चीर दिया, हर ज़ोंबी और भयानक सत्ता को एक पल में वाष्पीकृत कर दिया। लेकिन भूमिगत शहर की संरचना पहले से ही कमजोर हो चुकी थी। पतन लेवल 65 पर शुरू हुआ। एक बार सील बंद किए गए अलगाव की दीवारें चरमरा गईं, जिससे डोमिनोज के गिरने जैसी एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो गई। चकाचौंध भरी सफेद विस्फोट फैला, नीचे रसातल की ओर तेजी से दौड़ रहा था। सतह पर बूम, जमीन वायलेंटली हिल उठी, पृथ्वी खुद ही ढह रही थी। एक विशाल आग का गोला और सदमे की लहर ने गहन रसातल के दानव को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह गड्ढे में गिर गया। रेस्पोंडर से पूनम की आवाज आई। इन्फिनिट ट्रेन के कॉकपिट के अंदर वह व्यूपोर्ट से बाहर घूर रही थी, विनाश को अनफोल्ड होते हुए देख रही थी। बर्फ और धूल नीचे बरसी। राघव अंततः सुरंग से परे सतह को देख सकता था। वे बाहरी दुनिया में टूट चुके थे। उनके पीछे भूमिगत शहर रसातल में टूट रहा था। गड़गड़ाहट। जैसे ही कपकपी धीरे धीरे फीकी पड़ी, इन्फिनिट ट्रेन GF4 टर्मिनल प्लेटफॉर्म पर तेजी से बढ़ी, फिर अचानक रुक गई। पतन एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है। क्या तुम्हारे पास अभी भी उन 2 कोर अनुसंधान डिब्बों को पकड़ने का समय है? रिया चकरा गई, ये देखकर कि राघव तुरंत भागने के बजाय ट्रेन को रोक दिया था। क्या हमें अभी अपनी जान बचाकर भागना नहीं चाहिए? अपनी खराब सिद्धांतों को भूलो। राघव ने पलटवार किया। उसने जल्दी से ट्रेन के युग्मन तंत्र को अलग कर दिया और रेस्पोंडर में बोला, पूनम, ट्रेन को मोड़ने की तैयारी करो। बाहर बर्फीले तूफान ने पहले ही बर्फीले मैदानों को 1 मीटर से अधिक मोटी बर्फ से ढक दिया था। बाहरी मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध था, छोड़े गए वाहनों और ज़ोंबी के झुंडों से भरा हुआ था। अगर वे ट्रेन को नहीं मोड़ते, तो इन्फिनिट ट्रेन आइसब्रेकर शील्ड की कमी के कारण किसी भी बाधा से टकराते ही पटरी से उतर जाएगी। राघव ने 1 सेकंड के भीतर फैसला किया, पहले ट्रेन को मोड़ो। पूनम तुरंत उसका इरादा समझ गई। बर्फीले मैदान में केवल एकल ट्रैक मार्ग था। अगर वे 2 फ्लैटबेड ट्रेलरों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते, तो श्रृंखला पटरी से उतरना अपरिहार्य था। मैं समझ गई, उसने जवाब दिया, बिना समय गंवाए। रिया ने माथे पर बल डाला, लेकिन जल्द ही महसूस किया कि
राघव अनुसंधान डिब्बों को पकड़ने के लिए नहीं रुक रहा था, उसके मन में एक और योजना थी। ट्रेन को पलटना। गड़गड़ाहट। जमीन हिलना जारी रही, लेकिन राघव ने तेजी से कार्रवाई की। पूनम और कीकी की मदद से उन्होंने ट्रेन के अभिविन्यास को मोड़ने के लिए स्टेशन पर दोहरी ट्रैक प्रणाली का उपयोग किया। वे 03 हैवी गैस टरबाइन लोकोमोटिव अपने आइस ब्रेकर शील्ड से लैस सामने रहा, जबकि जेमिनी 11R न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को पीछे की ओर पुनःस्थापित किया गया। उसी समय राघव ने 2 कोर अनुसंधान डिब्बों का पता लगाया। नाजुक युद्धाभ्यास में समय बर्बाद करने के बजाय उसने निर्ममता से युग्मन हुक को जगह पर मजबूर किया, सर्किट लॉक को ओवरराइड किया और पहिया लॉक को अक्षम कर दिया। सब कुछ सुरक्षित होने के साथ उसने तुरंत ट्रेन को पुनः आरंभ किया, कोई झिझक नहीं। राघव और कीकी वापस इन्फिनिट ट्रेन पर कूद गए, उसके इंजनों को फिर से प्रज्वलित किया। 1 सेकंड बर्बाद किए बिना उन्होंने स्टेशन के निकास की ओर तेजी से बढ़ाया। गेट खोलने का समय नहीं है, बस तोड़कर निकलो। बाम। स्टेशन के लोहे के बाड़ के गेट के बाहर हजारों ज़ोंबी चीखे और कराहें गरजती आवाज की ओर आकर्षित हुए। भूकंप ने दरारें खोल दी, जिससे परिधि की दीवार के खंड ढह गए। टिड्डियों के झुंड की तरह अनगिनत ज़ोंबी आगे बढ़े, रात को भर दिया। होश। गैस टरबाइन दहाड़े और 290 मेगावाट न्यूक्लियर लोकोमोटिव ने इन्फिनिट ट्रेन को आगे घसीटा। अंधेरे को काटने वाली तलवार की तरह ट्रेन अमृतों की भीड़ के बीच से सीधी गुजरी, अजेय। उनके पीछे अरबों डॉलर का भूमिगत शहर ढह गया, सैकड़ों मीटर की खोखली पृथ्वी को रसातल में घसीट रहा था। धुएं और धूल का एक विशाल बादल रात के आसमान में ऊंचा उठा, बर्फीले मैदान के क्षितिज से परे फैल गया। अध्याय 116 पुनर्गठन। बूम बूम बूम। इन्फिनिट ट्रेन की नारंगी लाल हेडलाइट्स तूफानी रात को चीरती हुई बर्फीले तूफान को रोशन कर रही थीं। ट्रेन की आइस ब्रेकर शील्ड घने बर्फ में ऐसे हल चला रही थी जैसे गर्म चाकू मक्खन में। न तो ज़ोंबी और न ही परित्यक्त कारें लोकोमोटिव की कच्ची शक्ति का सामना कर सकती थीं। हर कोई अपनी सांस रोके हुए आगे दौड़ रहा था। खतरा कम होना। कार 2 के अंदर कीकी ने रडार सिस्टम पर बारीकी से नजर रखी, जबकि रात की टोह लेने के लिए 2 ड्रोन तैनात किए। वह बड़ा प्राणी जरूर भूमिगत शहर में दब गया होगा। वह हमारा पीछा नहीं कर रहा है। बर्फीले मैदान को पार करने के लगभग 1 घंटे बाद ज़ोंबी और बाधाओं की संख्या लगातार कम होती गई। ट्रेन के अंदर का तनावपूर्ण माहौल आखिरकार ढीला होने लगा, जिसे कीकी की आवाज ने तोड़ा। सच में, हम सुरक्षित हैं। अश्विन, जो डर से लकवाग्रस्त हो गई थी, अचानक जिंदा होने लगी, कांपते हुए बोली। ऐसा लगता है। उन्हें नजरअंदाज करते हुए पूनम कॉकपिट की ओर चली गईं, जहां राघव पसीने से तर था। चिंतित होकर उन्होंने कहा, हम खतरे से बाहर लग रहे हैं, लेकिन क्या हमें ब्रेक लेना चाहिए? बर्फ बहुत तेज है और दृश्यता खराब है। आगे एक घाटी है। अगर पहले के भूकंप ने हिमस्खलन शुरू कर दिया, तो तेजी से आगे बढ़ने पर हम गंभीर मुसीबत में होंगे। राघव ने सिर हिलाया और धीरे धीरे इन्फिनिट ट्रेन को धीमा करना शुरू कर दिया। आप सही कह रही हैं, लेकिन हम अपनी चौकसी कम नहीं कर सकते। जब हम आराम करें, तो मुझे पीछे के डिब्बों को पुनर्गठित करने की जरूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो वे हमें धीमा कर देंगे। निरंतर पलायन ने सभी को थका दिया था। उन्होंने बर्फीले मैदान में कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी तय की थी। राघव रुककर आराम करना चाहता था, लेकिन ट्रेन का वर्तमान सेटअप आदर्श से बहुत दूर था। कार 5 के पीछे 2 फ्लैटबेड डिब्बे थे, उसके बाद जेमिनी 11R न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, और फिर 2 कोर 3 जैविक विज्ञान अनुसंधान डिब्बे थे, जिन्हें जल्दबाजी में अस्थायी युग्मन से जोड़ा गया था और उनमें कोई कवच सुरक्षा नहीं थी। यह एक अस्थायी सेटअप था, उनके हताश पलायन के लिए आवश्यक था, लेकिन इसे ठीक करने की जरूरत थी। खतरे का विश्लेषण। तेज गति के पीछा के बाद ट्रेन के लोहे के पहिए जल रहे थे, उनके नीचे की बर्फ पिघल रही थी और भाप के गुबार उठ रहे थे। क्या हाल है? राघव कार 1 में घुसा, उसका भाव अभी भी तनावपूर्ण था। कीकी ड्रोन चला रही थी, ट्रेन के चारों ओर नजर रखे हुए थी। रात भर के तनाव के बाद कीकी ने आखिरकार एक सांस छोड़ी। जवाब देने से पहले अपने होठों को चाटते हुए कहा, मैं ज्यादा गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन वह बड़ा वाला आदमी निश्चित रूप से हमारा पीछा नहीं कर रहा था। अगर उसने किया होता, तो हमें अब तक पता चल गया होता। यह मुझे याद दिलाता है। राघव ने सोल वेव डिटेक्टर बाहर निकाला और कीकी की ओर उछाला। क्या तुमने एक ब्लड क्रिस्टल नहीं उठाया था? इसे स्कैन करने की कोशिश करो। करती हूँ। उसका मतलब समझते हुए कीकी ने बड़ा भयानक दिखने वाला ब्लड क्रिस्टल निकाला और उसे डिवाइस में डाला।
डिटेक्टर तुरंत सक्रिय हो गया, एक अजीब ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था। 0। राघव चकित रह गया। वह संख्या बताती थी कि आसपास एक भी ज़ोंबी नहीं था। क्या ये टूट गया है? की अविश्वास में बड़बड़ाई। मुझे संदेह है। अगर राघव कुछ अच्छी तरह से जानता था, तो वह मशीनें थीं। उसने बर्फीले मैदान के चारों ओर देखा। बर्फीला तूफान तेज हो रहा था, तेजी से सब कुछ ढक रहा था। सामान्य ज़ोंबी ऐसी परिस्थितियों में तालमेल नहीं बिठा पाएंगे, वे सुबह तक दब जाएंगे। खतरे के वर्गीकरण पर चर्चा। रिया, जो अब तक चुप थी, ने कीकी के हाथों में डिवाइस को देखा और पूछा, एक लेवल 2 भयानक रक्त क्रिस्टल। क्या तुम लोगों ने एक बी क्लास रात्रिच सत्ता को मार गिराया? राघव ने फिर से सोल वेव डिटेक्टर को देखा। आखिरकार, उस गहन रसातल के दानव की छाया उसके दिमाग से फीकी पड़ गई। उसने रिया की ओर मुड़ा और बिना पूछे नहीं रह सका, सदमा या डर क्या तुम्हारी भावनात्मक प्रणाली में बस नहीं है? रिया ने उसे उत्सुकता से देखा। आप ऐसा क्यों पूछते हैं? अगर मैं डॉक्टर अश्विन और डॉक्टर मम्पी की तरह चिल्लाता और घबराता, तो क्या मुझे समूह से अधिक चिंता और सुरक्षा मिलती? चुप्पी। पूनम और कीकी ने अजीब नजरें बदलीं। दूसरी ओर, अश्विन और मम्पी कुछ हद तक नाखुश और बोलने में असमर्थ लगे। भले ही उन्होंने रिया के साथ लंबे समय तक काम किया था, लेकिन वे अभी भी उसके बात करने के तरीके से खुश नहीं थे। राघव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर आह भरी। ठीक है, मूल विषय पर वापस आते हैं। उसने भयानक ब्लड क्रिस्टल उठाया। वैसे, तुम इन चीजों को कैसे वर्गीकृत करते हो? तुम्हारी नामकरण प्रणाली फीनिक्स फेडरेशन से अलग है। ये वास्तव में समान है। मम्पी, जिसके चेहरे पर आखिरकार कुछ रंगत आई थी, कूद पड़ा। सर्वनाश संघ और मूल फेडरेशन दोनों ही एक ही ग्रैंड एनवॉय प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। फेडरेशन के ढहने के बाद अनुसंधान दृष्टिकोण थोड़ा अलग हो गए, लेकिन शब्दावली ज्यादातर संगत रही। चाहे वह रात्रिच सत्ताएं हो या भयानक सत्ताएं, वे सभी एक ही तरह के प्राणियों को संदर्भित करते हैं। सोल वेव वैल्यूज में हमारा शोध भी संरेखित है। एकमात्र अंतर यह है कि भूमिगत शहर परियोजना को अब व्यापक वैज्ञानिक समर्थन नहीं मिलता है। राघव ने एक भौं उठाई। आपका जैविक अनुसंधान विभाग ग्रैंड एनवॉय प्रोजेक्ट के बारे में जानता है? पूरी तरह से नहीं। अश्विन का भाव तनावपूर्ण हो गया। अभी, अंधेरे ऊर्जा से संबंधित कुछ भी अनुसंधान के अधीन है। चाहे वह ज़ोंबी, भ्रष्टाचार, मानव भयानक सत्ताएं, ब्लड क्रिस्टल, विपदा वनस्पति, या क्षमताएं हों, वे सभी इस अंधेरे ऊर्जा से जुड़े हुए लगते हैं। लेकिन फेडरेशन के ढहने और एंजल प्रोजेक्ट के पुनर्गठन के बाद, हमारा भूमिगत शहर डॉन प्रोजेक्ट के तहत आ गया। हमारे पास अनुसंधान के लिए बड़ी मात्रा में ब्लड क्रिस्टल या विपदा वनस्पति इकट्ठा करने के लिए जनशक्ति या फायर पावर नहीं है। तकनीकी रूप से, डॉन प्रोजेक्ट अब आधिकारिक सर्वनाश संघ से संबंधित नहीं था, लेकिन इसके नेताओं ने खुद को अभी भी दुनिया की सही सरकार के रूप में देखा। इसलिए उन्होंने जानबूझकर ध्रुवीय रात से संबंधित अनुसंधान में अपनी शब्दावली को अलग किया था। उदाहरण के लिए, रात्रिच सत्ता और भयानक सत्ता दोनों का मतलब एक ही है। वर्तमान में, $मैथबीएफ-100 के भीतर सोल वेव वैल्यू उतार चढ़ाव वाली किसी भी चीज को सी क्लास या मानक स्तर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। $मैथबीएफ-100 से $मैथबीएफ-1000 तक की सीमा को बी क्लास भयानक सत्ताएं के रूप में परिभाषित किया गया है। ये वे प्राणी हैं जहां हमें लेवल 2 भयानक रक्त क्रिस्टल मिलते हैं। इन क्रिस्टलों का आकार थोड़ा अलग होता है, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि वे सीधे खतरे के स्तर से संबंधित हैं या यदि वे केवल ये दर्शाते हैं कि प्राणी ने कितने मनुष्यों का उपभोग किया है। उपभोग किए गए मनुष्य। कीकी ने माथे पर बल डाला। मैंने सोचा था कि सोल वेव वैल्यू बस एक भयानक सत्ता के खतरे के स्तर का एक माप था। मैंने तो ये भी सोचा था कि क्षमता उपयोगकर्ताओं को समान मूल्यों का उपयोग करके वर्गीकृत किया गया था, जैसे विकास स्तर या किंग कोंग स्तर। अश्विन का भाव बदल गया। उसने आश्चर्य से कीकी को घूर कर देखा। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? वह ग्रैंड एनवॉय प्रोजेक्ट के शुरुआती दिनों में प्रस्तावित एक मोटा वर्गीकरण प्रणाली थी। इस बार, रिया बोली। जब से डार्क नाइट संक्रमण सिद्धांत पेश किया गया था, तब से फीनिक्स फेडरेशन के नए ग्रैंड एनवॉय प्रोजेक्ट, नाइट वॉकर्स संगठन और हमारे डॉन प्रोजेक्ट दोनों एक मुख्य विश्वास पर सहमत हुए हैं। सर्वनाश ध्रुवीय रात एक वैश्विक विकास घटना है। अधिकांश लोग विकसित होने में विफल रहते हैं और इसके बजाय भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं, ज़ोंबी, मानव भयानक सत्ताएं, या जैविक उत्परिवर्तन में बदल जाते हैं। इस बीच, रसातल भयानक सत्ताएं उत्पन्न करता है।
ध्रुवीय रात के प्रत्येक चक्र के साथ अधिक लोग मर जाते हैं या भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं। लेकिन साथ ही प्रत्येक उत्तरजीवी निरंतर विकास से गुजरता है, न केवल क्षमताओं के संदर्भ में बल्कि समग्र फिजियोलॉजी के संदर्भ में भी। उनकी कोशिका गतिविधि बढ़ जाती है, उनकी मांसपेशियों की क्षमता बढ़ती है, और वायरस और बैक्टीरिया के प्रति उनका प्रतिरोध मजबूत होता है। सरल शब्दों में, जब तक कोई जीवित रहता है, वे विकसित हो रहे हैं। यह विकास कम समय में सूक्ष्म हो सकता है, लेकिन समय के साथ, जब तक मानवता दूसरी ध्रुवीय रात में प्रवेश करती है, तब तक उत्तरजीवी पहले ही अपनी पिछली शारीरिक सीमाओं को पार कर चुके होंगे। यही कारण है कि मूल फेडरेशन अंततः पहली ध्रुवीय रात के बाद 3 गुटों में विभाजित हो गया।